हेलो दोस्तों, मैं हूं संकल्प शाक्या, टीम एड्यू रूट से। आज हम रिवाइज करने वाले हैं टैक्सेशन इन केस ऑफ फर्म एलएलपी। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी पोस्टपोन्ड। आईसीआई कभी भी हमारी डेटशीट निकाल देगी और हमें पता पड़ेगा कि यार 25 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, लगातार हमें पढ़ते रहना है। ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ एक्सट्रीम पे जाएँ 10 घंटे 12 घंटे, यार क्योंकि अंधेरे में तीर मारना नहीं हो पाएगा ना हमसे। तो जितना भी आपका हो रहा है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम, ठीक है, आप आराम से दीजिए, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, कभी होगा कि 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी हमें, ठीक है, अब हमें करते रहना है बस। कभी भी डेटशीट आएगी। और सारे टीचर्स ने, ऑलमोस्ट बहुत सारे टीचर्स ने अपने रिवीजन वीडियोस निकाल रखे हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने बड़े बड़े टॉपिक्स 45 मिनट्स में, 1 घंटे में, 50 मिनट्स में ये कवर करे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हमारा काम है कि इन टॉपिक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करना और अपना टाइम बचाना। तो उन टॉपिक्स को भी हम छोटा करते हैं। तो आज ये पहला वीडियो उसी के ऊपर है कि ये सिर्फ जो टैक्सेशन इन केस ऑफ फर्म और एलएलपी है, हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, बस आपको एक बार देखते हुए जाना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अभी तक इन पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आगे भी आते रहेंगे। और ये पॉइंट्स हैं भी, मतलब आपको छोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता हो नहीं पता हो, ये पॉइंट्स आपको पता रहना जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अब। तो शुरू करते हैं हम टैक्सेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। इसमें दो केस समझने के लिए होते हैं हमारे। इसमें दो तरीके से टैक्सेबिलिटी होती है, एक नॉर्मल प्रोविजन और दूसरा होता है 44AD। पहले हम नॉर्मल प्रोविजन समझते हैं। नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स किस रेट से लगता है? टैक्सेबल एट 30% प्लस सरचार्ज कितना आएगा बताओ? एट 12%। इफ आपका टर्नओवर जो है इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज है तो, ठीक है, प्लस एजुकेशन सेस आपका ऑलवेज लगेगा ये एट 4%। और नॉर्मल प्रोविजंस में बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एज पर सेक्शन 40B। अब बुक प्रॉफिट निकालते टाइम एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, कि हम पार्टनर्स की सैलरी कितनी अलाउ करेंगे। तो उसका प्रोविजन ये रहा कि पहले 3 लाख पे 3 लाख जो भी अमाउंट होगा, 3 लाख या 3 लाख के अंदर का, उसका 90%, और 1,50,000 विच एवर इज हायर, एंड रिमेनिंग पे 60% हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये अलाउड हो जाएगा बुक प्रॉफिट में से डिडक्ट करते टाइम। अब एक और पॉइंट आता है अगला, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय फर्म, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। और फिर सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, ये होता है किसके हैंड्स में? ये पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल होता है अंडर PGBP, ठीक है। अगर पार्टनर, लिख देता हूं, इन केस ऑफ लॉस टू फर्म, ठीक है, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना अलाउड होता है? अलाउड इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी का है
और उसे इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहा है, या अगर पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वर्क कर रहा है और इंटरेस्ट भी उसे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिलता है, तो उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट है 12%, इंटरेस्ट की लिमिट है 12%। लेकिन अगर पार्टनर जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और इंटरेस्ट मिल रहा है उसे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, या फिर वाइस वर्सा, जो भी केस हो, उस केस में उसको जितना भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो सब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड एक्टिंग इन द सेम। ठीक है, और इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एंड एक्टिंग इन द सेम। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपकी लिमिट है इंटरेस्ट की 12%। ठीक है, और इन एवरी अदर केस all amount of interest is allowed। ठीक, लिमिट आपकी 12% है। उस केस में अगर इंटरेस्ट मिल रही है पार्टनर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में और एक्टिंग भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है, या फिर इंटरेस्ट मिल रही है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और एक्टिंग भी वो कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो लिमिट है 12%। बाकी अदर केसेस में सारा इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा कितना भी हो, 12% से ऊपर हो भली 20%, 25%, वो सब अलाउ हो जाएगा। अब नॉर्मल टैक्सेबिलिटी की जो जितनी प्रोविजंस थे ये आपके कवर हो गए, इतना ही है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 44 AD पे। ये तो नॉर्मल प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव वोट है 44 AD, जो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंटिव स्कीम। अब उसकी बात करते हैं। अब हुआ ये है कि मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया और मैं रिवाइज करता चला गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करते हैं। सेक्शन 44 AD प्रेजेंटिव स्कीम। पहला पॉइंट क्या होता है? 44 AD, सेक्शन 44 AD इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP। LLP पे एप्लीकेबल नहीं होगा 44 AD प्रेजेंटिव स्कीम। ठीक है, अगर आप प्रेजेंटिव स्कीम लेते हो तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 से लेकर 38 तक विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द फर्म हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 44 AD। अगर आपने 44 AD लिया है सेक्शन प्रेजेंटिव स्कीम में, आप अगर टैक्स भर रहे हो तो आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे 30 से लेकर 38 तक। ठीक, और 44 AD में टर्नओवर का 8% मान लिया जाता है PGBP। ठीक है, लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन जो हुआ है, जो जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है वो हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से या अकाउंट पे ही चेक से, तो इन दैट केस PGBP इनकम वुड बी टेकन एज 6% इंस्टेड ऑफ 8%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से भी आ सकता है। 44 AD कब एप्लीकेबल होता है? जब आपका टर्नओवर ₹2 करोड़ से कम हो। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होगा तो ही आप प्रिजम्पटिव स्कीम ले पाएंगे अंडर सेक्शन 44 AD। अंडर सेक्शन 44 AD द फर्म मस्ट पे द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च 2021। If it deposited the amount before 31/3/2021, then it will be assumed that the firm has paid tax up to 15th March 2021। ठीक है, फर्म को अपना टैक्स पे करना है 15 मार्च 2021 से पहले तक। ठीक है, लेकिन अगर 31 मार्च 2021 से पहले भी वो अमाउंट पे कर देते हैं टैक्स का, तो भी मान लिया जाएगा कि 15 मार्च तक उन्होंने पे कर दिया है फर्म ने। 44 AD का एक अगला पॉइंट, आपने ऊपर देखा था कि डिडक्शन हम 30 से 38 तक नहीं ले पाएंगे। तो एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सेक्शन 30 से 38 तक हम नहीं ले पाएंगे, तो जो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्या हम वो ले पाएंगे? क्या हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सेक्शन 32 में आता है। लेकिन अब बताओ, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि वो सेक्शन 72 में आता है। वी कैन सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज एज पर सेक्शन 72। ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ। ठीक है, कैन नॉट बी सेट ऑफ, हम इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, क्योंकि वो सेक्शन 32 में आता है। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया 44 AD और ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो। ठीक है, पॉज करके। और ये आपका 44 AD, इसका चाहो तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ये सब पता ही होगा आपको। अब कुछ नॉर्मल प्रोविजंस हम देख लेते हैं। कुछ 2-4 पॉइंट बचे हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो 2-4 पॉइंट क्या हैं। फर्म या LLP की रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? बताओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर। रिटर्न टू बी वेरीफाइड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है। अगर कोई ऐसा केस होता है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो आउट ऑफ द कंट्री हो या बीमार हो या इनकेपेबल हो रिटर्न वेरीफाई करने के, तो उस तब कौन वेरीफाई करेगा उस रिटर्न को? कोई भी पार्टनर कर सकता है। इन केस द डेजिग्नेटेड इज नॉट प्रेजेंट और in any other case, any partner can verify the return। कोई भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यार पार्टनरशिप फर्म और LLP के केस में लायबल पर्सन कौन होता है? लायबल पर्सन कौन होता है? पर्सन हु वॉज अ पार्टनर ऑफ द LLP या फर्म एट any time during the relevant previous year, वो पर्सन हो जाएगा आपका लायबल पर्सन। और एक लास्ट पॉइंट जो आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि क्या AO पार्टनर्स का बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है कि नहीं टैक्स रिकवरी के केस में? करेगा या नहीं? अब बताओ। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया भी है ये पहले। हाँ, कर सकता है। AO कैन अटैच बैंक अकाउंट्स ऑफ पार्टनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। एक लास्ट पॉइंट बचा है कि दोनों केस में 44 AD या नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है। अगर जो इनकम होती है कैपिटल गेंस में 112A वाली, 112 वाली या 111A वाली,
इसमें जो टैक्स रेट होगी वो आपकी ओरिजिनल आएगी, जो होती है स्पेशल टैक्स रेट्स। ऑलवेज, क्या लिखा है ये मैंने, ऑलवेज टैक्सेबल एट स्पेशल टैक्स रेट्स। और तो बस यही था टैक्सेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में। और आईसीआई अब कभी भी डेट शीट निकाल देगी, तो आप पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जल्दी से सीए बनते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, थैंक यू।